औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज़। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त बेपनाह मसाइल में घिरा हुआ है, जबकि हुक्मरान जमातें और अपोजिशन जमातें मुल्क की मसाइल के हल के बजाय इस वक्त नूरा कश्ती में मसरूफ़ दिखाई देती हैं, जबकि आवाम के मसाइल के हल की किसी को फ़िक्र नहीं है और सब जो है सिर्फ़ फ़कत अपनी सियासत चमकाने के दर पे है, जबकि आवाम के मसाइल के लिए ना तो कोई सोचता है, ना ही आवाम के मसाइल का अब तक किसी को इदराक है। अगर मुल्क के तमाम सूबों बिलखुसूस सूबा सिंध के अवाम की बात की जाए तो खासा कसम पुरसी में अहलियान सिंध अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिंध में पानी का मसला है, तालीम का मसला है और इस वक्त जो सबसे हॉट जो यहाँ के मसाइल में सर फहरिस्त जो मसला है वो है लोड शेडिंग का मसला, जिसने अहलियान सिंध को दोहरे अज़ाब में मुब्तला किया हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है और इन तमाम तर मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू शनीद के लिए स्टूडियो में हमने मदऊ किया है ज़ुएब आज़म साहब को, जो तज़कियाकार हैं, सियासत पर गहरी नज़र और गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जबकि तलबा यूनियंस की बहाली के हवाले से भी खासा फ़ाल किरदार अदा कर चुके हैं। ज़ुएब आज़म साहब, आपको प्रोग्राम ख़बर की ख़बर में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया उसामा, थैंक यू। ज़ुएब आज़म साहब, क्या समझते हैं सिंध की हुक्मरान जमात जो अरसा दराज से इस सूबे के ऊपर जो है अपनी हुकूमत कर रही है और सूबे में जो है 18वीं तरमीम जो है वो भी नाफिजुल अमल है और अवामी मसाइल जो हैं वो आज तक कम होते नहीं दिखाई दिए, अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं अब तक सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, उसने क्या डिलीवर किया है अवाम को? सबसे पहले तो अवामी मसाइल हल करने के लिए अवामी हुक्मरान होने चाहिए। जब हुक्मरानों का ताल्लुक ही अवाम से सिर्फ इतना होगा कि वो वोट लेने आए, तो फिर उसके बाद यही मसाइल देखने को आते हैं। सिंध गवर्नमेंट पिछले 15 सालों से इस सिंध के अंदर हुकूमत साजी और ख़ास तौर पे वज़ीर आला के मनसब पे बैठी हुई है और हम देखते हैं कि सिंध के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पे शहरी सिंध के अंदर, जो कि बार बार हम सुनते भी हैं और लोग कहते भी हैं कि सिंध जो कि कराची जो कि पाकिस्तान के रेवेन्यू के अंदर 60% और सिंध के रेवेन्यू में 95% देता है, तो हम एक शहर को तो मॉडल सिटी के तौर पे बना सकते हैं। हुक्मरानों के अपने घर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बात यह है कि ताल्लुक शहर से भी उतना ही है जितना इनका अपने लोगों से, अपने इलाके के लोगों से है। मसाइल जूं के तू हैं, फंड्स आ रहे हैं, खाने में मसरूफ हैं और इस वक्त जो हाल है कराची और खास तौर पे शहरी सिंध और देही सिंध का भी, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। गरीब बच्चे हैं, उनके पाँव में चप्पलें नहीं हैं, तालीमी इदारे हो वहाँ भैंसें बंधी हुई हैं। जब वजीर तालीम से पूछा जाए कि क्या कर रहे हैं तो बोलते हैं हमारे पास अब इख्तियार नहीं है, अब वफाक के पास आप जाएं। जब आप KMC के मेयर के पास जाएं तो वो भी यही रोना रो रहे होते हैं। आज सिंध असम्बली के अंदर सईद गनी साहब तकरीर करते हुए कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक और नासिर शाह साहब कि अगर कराची के अंदर हीट वेव के लोड शेडिंग की वजह से किसी जानी नुकसान हुआ, कोई जानी नुकसान हुआ, तो हम के इलेक्ट्रिक पर मुकदमा करेंगे। अरे आप इस शहर के करता धरता है, सूबे के करता धरता है, आप के इलेक्ट्रिक के जो भी यहाँ पे कराची में चलाने वाले उनको बुलाए, उनसे बैठ के बात करें, पूछे मसला क्या है। जब खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है उनकी बात का बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अगर उन्होंने ये एक स्टंट भी किया पब्लिक को अपनी तरफ करने के लिए, तो ऐसे कोई स्टंट सिंध का भी कोई वजीर करके दिखाते और कहे कि अगर लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो हम जो है वो बिल नहीं भरेंगे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। जो कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक है और हैदराबाद में हेस्को है, उसके बिल नहीं भरेंगे। यहाँ पे मसला ये है कि हमारी जो हुकूमत है उसके हुक्मरानों की नीयत का मसला है, नीयत खराब है। अगर नीयत ठीक हो जाए तो ये तमाम मसाइल 15 साल में कम से कम हल हो सकते थे। अगर लोड शेडिंग नहीं होती तो बाकी मसाइल हल हो जाते, पानी का मसला हल हो सकता था, तालीम का मसला हल हो सकता था, लेकिन यहाँ नीयतों में फतूर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरान जब तरक्की की तरफ कराची और सिंध को लेके जाने की कोशिश करेंगे जब उनकी नीयत साफ होगी। अभी नीयत का मसला है। अच्छा ज़ुएब आज़म साहब, सबसे अहम मसला ये है कि तमाम जमातें जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है बिल्कुल ऐसे के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे पीपल्स पार्टी जो है वो अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद से वो भी खासा मुतहरिक हो चुकी ऐसा ही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी साहब ने एक नया महाज खड़ा कर दिया है। जमात इस्लामी भी एहतजाज की सियासत कर रही है और MQM का भी यही बयानिया है। तो क्या समझते हैं, क्या शहरी मसाइल या फिर सूबे सिंध के मसाइल के हल के लिए ये तमाम जमातें मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर एक प्लेटफॉर्म पर क्या अपनी जद्दोजहद का आगाज़ नहीं कर सकती? बात यह है कि सबसे पहले तो जो वोट लेके असेंबलीज में गए, सबसे पहले तो उनका किरदार और जो
एक जमहूरी हुकूमत बनी है। इस जमहूरी हुकूमत में तमाम सियासी जमातों का स्टेट एक जैसा ही है। अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला कर ले कि फेडरल में नवाज नून लीग की गवर्नमेंट नहीं चल सकती, तो फिर नून लीग गवर्नमेंट नहीं चला सकती। बिल्कुल ऐसा ही। अगर एमक्यूएम ये फैसला कर ले कि हमने नून लीग के साथ नहीं रहना, ये मसले हल होने चाहिए, तो फिर नून लीग की सरकार नहीं रह सकती है, वजीर आजम नहीं रह सकता। लेकिन मसला ये है कि वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर आमादा हो चुके हैं और एक साइलेंट एग्रीमेंट इन सब के दरमियान हो चुका है कि लोग आवाम मरते रहे सड़कों पर। हमने जो है ना अपने हुकूमत अपनी सरकार चलाने के लिए वक्त गुजारना है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ तमाम जमातें मिलकर, जमात इस्लामी भी एहतजाज की सियासत पर यकीन रखती है, एमक्यूएम भी एहतजाज करती आई है, और मैं समझता हूं कि ये वक्त वो वक्त है, ये अहम वक्त है कि जब तमाम सियासी जमातें मिलकर एक साथ ये फैसला कर लें कि उन्होंने अब कुछ बेहतर करना है इस शहर सूबे के लोगों के लिए। अच्छा ज़ुएब आज़म साहब, एमक्यूएम भी जो है इस हुकूमत में बड़ी शेयर होल्डर है और ख्वाब वजारतें उस तरीके से नहीं मिल सकी जिसकी उम्मीदें थीं, लेकिन एमक्यूएम ने एक जानिब जो है ये भी स्टैंस लिया कि हम वजारतें जो है वो नहीं लेना चाहते, ना ही हमारा कोई ऐसा मुतालबा है। लेकिन एमक्यूएम जो है वो जिस तरीके से कराची के हलकों में अब से कुछ अरसा कबल फ़ाल किरदार अदा कर रही थी, इलेक्शन से पहले भी, फिर इलेक्शन के बाद भी, और एमपीज़ भी जो है वो अब आवाम से जो है मुलाकातें भी कर रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और मसाइल के हल के हवाले से भी कोई ना कोई होमवर्क चल रहा है। लेकिन एहतजाज की सियासत से जो है एमक्यूएम इस वक्त दूर हो चुकी है। तो शहर कराची ने जो एक वाज़े मैंडेट एमक्यूएम को दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि एमक्यूएम जो है उसके पास इस शहर के मसाइल की कुंजी है? देखिए, एमक्यूएम का माजी अगर देखा जाए और एमक्यूएम अभी भी माजी करीब में भी देखा जाए तो एक मुतारिक, जैसे आपने बात की, एक मुतारिक सियासी जमात के तौर पर उभर के सामने आई थी। मगर मौजूदा सूरत हाल में एमक्यूएम की क़यादत को ये भी समझना चाहिए कि शहर के मसाइल के लिए सिर्फ वोट हासिल करना मसले का हल नहीं है। आपका शहरियों के साथ ताल्लुक भी उतना ही ज़रूरी है जितना वोट मांगते वक्त आप लोग सड़कों पर नजर आते हैं। खास तौर पर अब हम देखने में आ रहे हैं कि सिंध की और खास तौर पर शहरी सिंध की जो सियासत है वो तब्दील होती जा रही है। आवाम उसके साथ जाने को तैयार है जो शहरियों के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार है। आपने बल्दियाती हुकूमत के अंदर बल्दियाती इलेक्शन में आपने देखा कि जमात इस्लामी को लोगों ने वोट डाला, अगर 500-600 जितने भी वोट डाले, लेकिन वोट डाले गए। एमक्यूएम ने बायकॉट किया, एमक्यूएम ने जनरल इलेक्शन में आके अपनी सीट्स रिकवर करी। तो अब ये वक्त है, एमक्यूएम को भी ये सोचना चाहिए कि वो कब तक ऐसे ही फेडरल और सूबे के दरमियान पिसते रहेंगे। उनको भी एक मजबूत हकूक के लिए अपना एक फैसला करना चाहिए कि उन्होंने अपने हकूक हासिल करने के लिए एक मजबूत आवाज बनकर असेंबलीज के अंदर सामने आना पड़ेगा। वरना मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कभी हम किसी सदर को सदर बनाने के लिए अपना वोट देके कराची के लिए 300 अरब रहते रहेंगे, कभी हम जरदारी साहब की जो है हिमायत के लिए 160 अरब लेते रहेंगे, कभी हम इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने के लिए अपने 4 वोट तो दे देंगे और उनसे 160 या 150 अरब रुपए फेडरल से ले लेंगे। अब हमें एक फैसला करना है, कराची और शहरी सिंध के लोगों को यह फैसला करना है कि क्या आप ऐसे ही किसी सरकार पे या अपने वोट देने की पादाश में कराची के लिए कुछ भीख लेना चाहते हैं, या फिर एक मजबूत हिकमत अमली के तहत कराची से यह मुतालबा होना चाहिए, शहरी सिंध से यह मुतालबा होना चाहिए कि भाई अगर शहरी सिंध, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्का, टंडवाला यार पाकिस्तान के बजट का 65% और सिंध के बजट का 95% दे रहा है, तो कम से कम सालाना इस शहर को एक फिक्स बजट के अंदर एक अमाउंट मिलनी चाहिए जिससे हम अपने तरक्याती कामों पे तवज्जो दे सके। क्योंकि सिंध की जो हुकूमत है, सिंध की जो सरकार है, वो तो इस शहर के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि उनके जो महल हैं, उनकी खिड़कियों से जब वो बाहर देखते हैं तो पाकिस्तान उनको सरजब्द शादाब नजर आता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत ही एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि कराची के लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन अब बढ़ती जा रही है। अच्छा ज़ुएब आज़म, ये भी बताइएगा, सिंध की आवाम इस वक्त जो सूबा सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो सूबा सिंध है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान भी सफ़र कर रहा है, लेकिन सिंध की जो आबादी है वो बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा है। यहाँ के मसाइल जो है वो किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से हल होंगे? क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना चाहिए, या कोई जो जमात जो है वो अपनी जमात के बिहाफ पे जो है इन तमाम मसाइल का हल जो है वो निकालेगी? देखिए, मैं तो
कराची शहर के हवाले से और सिंध के हवाले से, सिंध के हुक्मरान अगर पीपल्स पार्टी भी सिंध के साथ जो है वो अगर मुखलिस है तो उसे भी अब ये सोचना चाहिए कि हम कराची में बहुत सी जगहों पे ये बात भी कह चुका हूँ कि हर शहर की, हर सूबे की एक कैपेसिटी होती है। जब आप कैपेसिटी से ज्यादा उस शहर के अंदर लोगों को भरते रहेंगे तो फिर आपके लिए चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएंगी। मरी के अंदर अगर एक दिन में 5,000 10,000 लोग पहुंचे तो आपने देखा डिजास्टर हो गया, होटल रहने के लिए जगहें नहीं थी। तो अगर आप ऐसे ही किसी डिजास्टर का वेट कर रहे हैं कराची शहर के लिए भी, तो वो दूर नहीं है, 3-4 साल में हमारे सामने ऐसा कोई डिजास्टर आ सकता है। पानी के मसाइल के ऊपर, बिजली के मसाइल के ऊपर, नौकरियों के मसाइल के ऊपर, तालीम बेहतर ना मिलने के ऊपर नौजवान अब अपने हक के लिए निकल सकता है इस शहर और सूबे के अंदर। तो कराची और सिंध के लिए अब ये हुकूमतों ने फैसला करना है, ये हुक्मरानों ने फैसला करना है कि ये आखिरी दौर गुजर रहा है और वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अब आपने ये फैसला करना है कि कराची और सिंध की तरक्की के लिए आप सब एक साथ मिलकर अपनी मुखलिसाना राय जो है वो कुछ अमल दरामद उस पर कर सकते हैं। वरना आप ये फैसला कर लें कि कराची और सिंध के अंदर आप बेरोजगारों की एक मंडी लगा दें, जिसको पूरे पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता वो कराची में आके मोबाइल स्नैचिंग करने लग जाए। यहाँ के लोग तालीम के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिरे, यहाँ के KMC के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे ना हो, कराची वाटर सेवरेज बोर्ड के पास शहरियों को देने के लिए पानी ना हो, तालीम जो है हमारे जो कराची के अंदर आला सानवी बोर्ड और सानवी बोर्ड है उसके पास पेपर छापने के लिए आखिर में पैसे ना बचें, अपने मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें ना बचें। कराची पोर्ट ट्रस्ट आपने निजकारी के जरिए दुबई को दे दिया। आपके पास जो है वो सड़कों के बेहतर निज़ाम नहीं है, आपके पास ट्रैफिक पुलिस के अंदर बेहतर निज़ाम नहीं है, पुलिस के मुलाजमीन के लिए यहाँ पे मुकामी लोगों के लिए नौकरियां नहीं है। अगर ये तमाम मसाइल जो कि मैं आपको उंगलियों पे गिनवा रहा हूँ और ये अब लोगों के जहनों में बसते जा रहे हैं, लोगों के सबसे वैलिड पॉइंट जो ज़ोएब आज़म साहब आपने रेस किया है वो कम्युनिटी पुलिसिंग का है। कम्युनिटी पुलिस जरूरी है। इसी मौजू पर दोबारा आएंगे नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बात हो रही थी सिंध के मसाइल के हल के हवाले से और बिलखुसूस शहर कराची की बात की जा रही थी, जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, बेपना मसाइल हैं। इससे कबल भी ज़ोएब आज़म साहब जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे और उनकी जानिब से कहना था कि तनख्वाहें देने के लिए नहीं है KMC के पास, इसके अलावा तालीम के मसाइल है, तालीम का दोहरा मयार है। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के रहनुमा है असदुल्ला भुट्टो साहब। असद साहब आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम खबर की खबर में। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी जी असद साहब, अब तो जो है वो KMC में भी आप लोगों के पास अच्छा खासा स्टेक है और इस वक्त चले मेयर जमात इस्लामी से नहीं है, लेकिन इस शहर में अब जमात इस्लामी एक स्टेक रखती है और अवामी आवाज़ और अवामी ताकत बनी हुई है। क्या शहर कराची के मसाइल के हवाले से कोई नई हिकमत अमली जो है जमात इस्लामी की जानिब से अब आगे लाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान है और कराची जो है वो साहिल समंदर भी है और हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसका मरकज भी है। लिहाजा कराची की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस अहमियत को जो है आंखें में बंद नहीं की जा सकती। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर जो बरसरे इक़्तिदार लोग आते हैं तो हुकूमत सिंध में हो, मरकज में हो या यहाँ टाउन के चेयरमैन हो या यहाँ मेयर हो, वो लोग सिर्फ अपने जो है वो पेट भरने में और तिजोरियां भरने में लगे रहते हैं। उनको जो है इस बात की फिक्र नहीं है कि कराची के लोगों का हाल क्या है। यहाँ गलियां जो हैं वो कचरे के ढेर बनी हुई हैं, यहाँ के जो कटर हैं वो बन रहे हैं, यहाँ बिजली है वो घंटों के हिसाब से चली जाती है, यहाँ पर लोग जो है बेरोजगार हैं, नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, ख्वातीन बच्चे, लेकिन उनके पास लिए रोजगार नहीं है। और ये सारी चीजें जो है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ करप्शन है और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लोग जो है वो वोट लेते वक्त तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो वो फिर उस सब चीजें भूल जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने कराची की खिदमत की है। हमारे अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने घर नहीं बनाया, बंगला नहीं बनाया, बल्कि उसने जो है कराची की खिदमत की। इसी तरह से नेमतुल्लाह खान साहब ने भी अपने जमाने में अपना बंगला नहीं बनाया, तिजोरियां नहीं भरी, बल्कि जो है उन्होंने
तो उन्होंने जो है वो उन्होंने कराची को जो है रोशनियों का शहर बनाया। जितने तरक्याती काम उन्होंने मुख्तसर वक्त में करके दिखाए। ठीक है, ये कराची की शानदार तारीख का एक शानदार रिकॉर्ड है। अच्छा असद साहब, ये तो सब माजी की कारकर्दगी हो गई। चले नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बहुत सारे तरक्याती मंसूबे शुरू हुए जो बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है जमात इस्लामी की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है शहरी मसाइल के हल के हवाले से? इस शहर में बेपनाह मसाइल हैं सर। भाई इस वक्त जो है हमारी हैसियत जो है वो कराची के अंदर 3 तरह की है। एक वो है जहाँ पर हम हमारे चेयरमैन हैं, वैसे टाउन कमेटियां हैं जहाँ पर हमारे चेयरमैन हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है तरक्याती काम भी कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं और लोगों की जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। और हमारे सब लोग जो है चाहे वो चेयरमैन हों या वो जो है काउंसलर हों, वो अपने अपने इलाकों में अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। दूसरे वो है जहाँ पर हम अक्सरियत में तो नहीं है लेकिन कम तादाद में हमारे काउंसलर हैं। वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात में काउंसलर जो है अपने लोगों की खिदमत के लिए जितना कर सकते हैं कर। ठीक है असद साहब, ये बताइएगा क्या मेयर साहब की जानिब से फंड्स मिल रहा है वाफिर मिकदार में? देखिए बात यह है कि मेयर साहब के पास जो फंड्स हैं वो तो मेयर साहब के फंड्स हैं ना, वो हमें तो नहीं, हमारे जो टाउन नाजिम हैं उनको तो नहीं मिल रहे हैं। हमें शिकायत यही है कि हमारे टाउन नाजिम करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं और हमारी स्कीमें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनको जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम इसके बावजूद जो है जो कुछ कर सकते हैं और जितना हम उसमें अपना प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। अच्छा असद साहब, इत्तलात तो ये भी हैं कि इतना भी फंड नहीं दिया जा रहा कि टीएमसी के मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी जाएं, तो तरक्याती काम फिर कैसे होंगे? देखिए बात यह है कि जब यहाँ टैक्स की वसूली है और यहाँ पर जो आमदनी है उस आमदनी में घपले होंगे तो फिर लोगों की तनख्वाहें कहाँ से देंगे? ये वरना यही कराची थी जब नेमतुल्लाह खान साहब का जमाना था, यही मुलाजमीन थे और हमको तनख्वाहें भी मिलती थी। अफगानी साहब थे तो उस जमाने में सबको तनख्वाहें भी मिलती थी। तो बात यह है कि असल मसला जो है वो दयानतदारी है, असल मसला जो है करप्शन का खात्मा है, असल मसला जो है वो ये दयानतदार जो है लोगों का आगे आना है। अच्छा असद साहब, आप टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। ज़ुहैब साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे असदुल्लाह भुट्टो साहब की जानिब से ये इत्तला भी दी गई है और हमें एक्नॉलेज भी किया गया है, आप क्या समझते हैं अगर इस तरीके से फंड्स नहीं दिए जाएंगे, मकामी जो टाउन चेयरमैन्स हैं, जो यूसी चेयरमैन्स हैं, अगर उन तक जो है फंड्स नहीं पहुंचेंगे तो मुलाजमीन की तनख्वाहें निकलना तो दूर की बात है, उसमें तो कोई तरक्याती काम भी नहीं हो सकता, तो तमाम के तमाम उमूर जो है वो तो इस तरीके से ठप रह जाएंगे। बिल्कुल सही है। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के सोच रहा हूँ और असदुल्लाह भुट्टो साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हमें जमात इस्लामी एक मजबूत आवाज़ रही है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के दौर में कराची के लिए, और उन्होंने काफ़ी प्लानिंग के साथ शहर के अंदर जो है वो आवाज़ बुलंद की, हक दो कराची को के नाम से कैंपेन उन्होंने लॉन्च की। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अब जो है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान भी बन चुके हैं। मेरे ख्याल से कि अब जमात इस्लामी का भी वही स्टेक है जो MQM का 2015 में वसीम अख्तर के साथ रहा था कि अगर जमात इस्लामी आपको वैसे ही दिखाई देती है। और मेरे ख्याल से अगर ये दोनों जमातें मिलकर ये फैसला कर लेती हैं कि हमने बल्दियाती ऑर्डिनेंस में कुछ तरमीम कर उसके बाद इलेक्शन लड़ना है, तो आज सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हो सकता है हम नेमतुल्लाह खान साहब का दौर या मुस्तफ़ा कमाल का दौर का कोई कॉम्बिनेशन इस शहर में देख रहे होते, लेकिन जो भी है जैसा भी है अब क्योंकि हालात की संगीनी और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए तमाम सियासी जमातों ने जिन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया इलेक्शन लड़ लिया, लेकिन अब सूरत हाल सबके सामने है कि कराची शहर के अंदर अगर किसी सड़क पर छोटा सा गड्ढा भी है तो उसे भी भरने के लिए हुकूमत के पास फंड नहीं है। फिर दूसरी बात कि अगर आपने काम लेने के लिए मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों से ही काम लेना है, यानी कि आपने कहीं क्लिक से काम लेना है, कहीं आपने किसी
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आपने काम करना है तो फिर केएमसी को बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके सूबा सिंध की सरकार काम करवाती रहे। लेकिन अब ये जरूरत है इस अमर की। मुर्तजा वहाब साहब का भी ताल्लुक कराची से है, जो डिप्टी मेयर कराची, उनका ताल्लुक भी कराची से है। जो जमात इस्लामी की तरफ से पार्लिमानी या जो इख्तलाफ के कायदे में इख्तलाफ होंगे केएमसी के, उनका ताल्लुक भी कराची से ही है। तो कोशिश ये करें कि अब एहतजाजी सियासत 2015-2013 से देखता आ रहा है ये शहर के, भाई हमारे शहर के मेयर के पास फंड नहीं है, या इस शहर के लोगों के पास जो है वो मेयर के पास इख्तियार नहीं है। अब शहर कुछ आगे की डिमांड कर रहा है। अब जो पाकिस्तान के हर शहरी जब वो देखता है कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर आप मेट्रो ऑरेंज लाइन चला रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि मरियम नवाज वजीर आला सिंध होकर, वजीर आला पंजाब होके लाहौर के अंदर सफाई सुथराई की देखभाल के लिए इजलास बुला रही है, तो हम फिर मुतालबा करते हैं मुराद अली शाह से कि आप भी खुदारा ये काम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें बताया जाता था कि जो MNA MPAs हैं उनका काम जो है वो शहर के लिए पॉलिसी मेकिंग है, वो तरक्याती काम नहीं कर सकते। लेकिन अब पंजाब के अंदर आप देखें कि मरियम नवाज हर दूसरे दिन MPAs और MNAs को बोल रही है कि अपने इलाके के अंदर आप तरक्याती काम करवाएं। चलिए ठीक है, ज़ुएब साहब आपका पॉइंट आ गया। असद साहब आपकी जानिब आऊंगा, आप क्या कहेंगे इस अहम मसले पे? जैसे ज़ुएब आज़म साहब ने भी इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि कोई इस हवाले से कोई हमें मिलकर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। वही हाल है इस वक्त जो उस टाइम जो मेयर कराची थे, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, उनके दौर में जो था फंड्स नहीं दिया जा रहा था और बेख्तियार मेयर जो है वो बना दिए गए थे। चले उस टाइम तो मेयर को फंड नहीं मिला, आपकी जमात का तो मेयर भी नहीं है, लेकिन जो है इस शहर में आप लोगों के पास स्टेक मौजूद है। ठीक है, वो मेयरशिप का जो भी बंदरबाट हुआ वो एक अलग मामला है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कहाँ स्टैंड करेगी इस वक्त जमात इस्लामी? असद साहब आप सुन सकते हैं? जी। असद साहब, जैसे ज़ुएब आज़म साहब ने तवज्जो दिलाई है कि बैठ के जो है कोई होमवर्क करना होगा इस हवाले से। जैसे 2015 के इलेक्शंस जो हुए थे दिसंबर के महीने में, बल्दियाती इलेक्शंस, मेयर कराची उस वक्त के जो थे वो वसीम अख्तर साहब थे, उनको भी जो है वो फंड्स नहीं दिए जाते थे और उनकी जानिब से भी जाते जाते भी एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसके अंदर जो है वो अखबार भी दिखाई दिए। तो क्या जमात इस्लामी जो है उसके साथ भी वही सलूक रवा रखा जा रहा है? सलूक तो वही रखा जा रहा है, लेकिन हमारे लोग जो है ना इसके बावजूद आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जो काम जो है सफाई के हैं या ना ड्रेनेज सिस्टम है या यहाँ के गंदे पानी का निकास है या गंदगी की सफाई का है या म्यूनिसिपैलिटी के अमले का काम है, उसमें जो हमारे लोग जो है जहाँ जहाँ हैं वो काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के मसाइल को हल करने की जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त जो कराची में हम देख रहे हैं कि कराची के अवाम माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं। उन्होंने जो है वो नेमत हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहब को जिस बड़े पैमाने पे वोट दिए और जिस बड़े पैमाने पे उन्होंने जो है यहाँ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब किए, तो अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो 32 चेयरमैन साहबान गुम हो गए और उसका नोटिस न कोई सुप्रीम कोर्ट ने लिया, न हाई कोर्ट ने लिया, न इलेक्शन कमीशन ने लिया, न हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान ने लिया। वो ये किस वजह से? ये सिर्फ इस वजह से ताकि जमात इस्लामी का रास्ता रोका जा सके। तो जब यहाँ मुल्क के अंदर इस तरह की सियासत होगी, इस तरह के इक़दाम होंगे और इस तरह से जमात इस्लामी के रास्ते रोकने की कोशिश की जाएगी, तो फिर करप्ट लोग जो हैं और जो दयानतदार नहीं बल्कि बददयानत लोग हैं, जाहिर है वो जो आएंगे तो वो तो यही कुछ करेंगे। अच्छा, असद भुट्टो साहब, सबसे अहम चीज़ ये थी, असद भुट्टो साहब मैं यहाँ पे ज़रा सा लुकमा लूँगा। मैं कह रहा हूँ कि सबसे अहम चीज़ ये थी कि बल्दियाती कवानीन में तरमीम हो रही थी, MKM की जानिब से भी जो है वो कुछ निकात दिए गए थे। उस टाइम पे एक जमाती पाकिस्तान ज़मीन पार्टी उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया था, जमात इस्लामी भी एहतजाज में बैठी थी बहुत मजबूत और बहुत तवाना आवाज़ बन के। तो सर, जो बल्दियाती कवानीन में जो तरमीम हुई थी, क्या उसके समरात अब तक आवाम तक पहुँच सकें? जी हाँ, बात यह है कि उस वक्त भी जो है आवाज तो जमात इस्लामी ने उठाई थी
जी। और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जितने धरने दिए और जितने जो है कराची के अवाम के लिए कोशिश की थी वो सबके सामने है, आपको भी याद होगा। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो हमारा मसला है वो ये है कि हम आइंदा मुस्तकबिल के लिए सोचें कि अगर हम यहाँ पर ताकि आवाम को आज़ादाना अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए मौका दें और उसके साथ साथ जो है वो अख्तियारात और फंड्स को कानून के मुताबिक इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है कि कराची जो है वो दोबारा रोशनी का शहर बन सकता है, क्योंकि जमात इस्लामी के लोग इस वक्त भी टाउन के चेयरमैन हैं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं और वो अपने काम करना चाहते हैं, लेकिन फंड्स और अख्तियारात का मसला बना हुआ है। अच्छा असद भुट्टो साहब, अगर मुल्क की सियासत की बात की जाए तो IMF ने जो है बहुत कड़ी शराइत पर कर्ज दिया है पाकिस्तान को, तो क्या समझते हैं आइंदा बजट जो है वो भी IMF की मर्जी से होगा? देखिए बात यह है कि IMF ने कब अपने शराइत नहीं मनवाए हैं, हमेशा हर हुकूमत से शराइत मनवाए हैं और हमेशा उन्होंने ये अख्तियार किया है। लेकिन हमारा तो कहना ये है कि बजाय इसके कि हम जो है इनके कर्जों के पीछे भागते रहें, क्यों ना हम जो है वो करप्शन का खात्मा करें, क्यों ना हम जो है अपने जो मराहत हैं, हमारे मराहत याफ्ता तबके यानी MLA MP वजीर आला गवर्नर हाउस का खर्चा जो है अगर आधा कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कराची के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैसे बन सकते हैं। इसी तरह वजीर आला हाउस है, इसी तरह दीगर चीजें हैं, उसमें जो बहुत बड़ी रकूमात जो है आवाम के खून पसीने की कमाई के वो जो है वो अयाशियों पे खर्च होते हैं। जितनी गाड़ियां और जितने जो है अखराजात हैं इनको कम करने के लिए कोशिश की जाए। मेरा ख्याल ये हमने किया था जब हमारे सिराजुल हक साहब वजीर खजाना थे, तो सबसे पहले उसने अपनी तनख्वाह कम की थी, अपनी मराहत कम की और उसके बाद उन्होंने जो है उस साल के बजट में MPS को कम किया, वजीरों की मराहत को कम किया और उसके बाद टैक्स लगाने के बजाय उस तरह से अपना बजट पेश किया था। सही। तो सर आप क्या समझते हैं, क्या आइंदा आने वाला बजट जो है उसमें आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकेगा? देखिए हमने ये मिसालें कायम की हैं और हम इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। मैंने इसलिए किया कि अगर हमें ये मौका दिया जाए और इस वक्त जो हमारे चेयरमैन हैं और जो हमारे इस वक्त बल्दियात के अंदर लोग हैं उनको अगर अख्तियारात दिए जाएं, फंड्स दिए जाएं तो वो अपने फंड्स को आवाम के लिए खर्च करेंगे, अपने जेब में नहीं डालेंगे और मराहत हासिल करेंगे। तो इसलिए कराची के लिए सबसे बड़ा मसला करप्शन और मराहत, अगर ये दोनों चीजों को कंट्रोल किया जाए और ये जमात इस्लामी के अलावा कोई और पार्टी कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, असदुल्लाह भुट्टो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती तज़किया दिया और अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और इस वक्त ब्रेक से पहले बात हो रही थी आइंदा आने वाले बजट के हवाले से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर साहब। सर आपको प्रोग्राम खबर की खबर में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपका प्रोग्राम में बुलाना। जुल्फ़िकार साहब क्या समझते हैं, IMF ने जो है कड़ी शराइत पर कर्ज दिया है और जो उन्होंने कर्ज दिया है तो फिर आइंदा आने वाला बजट भी उन्हीं के हिसाब से होगा, और क्या लग रहा है आने वाले बजट में जो है आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो IMF के साथ कड़ी शराइत हैं और जिस शराइत के ऊपर लोन लिया है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको अवाम दोस्त बजट ही बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो पूरा साल ही तंगी रहेगी। लेकिन इस सारे अवाम दोस्त बजट के अंदर आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो कार्बन फुटप्रिंट है उसके ऊपर काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम हो रहा है। 2030 तक आपके हमसाया ममालिक के अंदर पेट्रोल डीजल खत्म होने जा रहा है। चाइना उसके ऊपर काम कर रहा है, आपको उसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर फायदा होगा। अगर आप इन पॉलिसीज पे काम करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, ऐसी एग्रीमेंट्स करेंगे जिसके थ्रू लोगों को फायदा होगा और अब पाकिस्तान के अंदर से आपका FPR कलेक्शन करे, आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो, आपका लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे आर पेइंग द टैक्स। इट्स अबाउट 2.5 मिलियन ऑफ द टोटल पीपल वो पेइंग द टैक्स। और उसके अलावा ये सारे सैलरीड लोग हैं या वो लोग हैं जिनको टैक्स कट के आता है। तो बाकी जो आपका 99% प्लस लोग हैं
वो टैक्स नहीं देते। आपको अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा अगर आप समझते हैं। तो हुकूमत को बहुत मेहनत की और बहुत काम करने की जरूरत है, ऐसे लोगों के साथ काम करने की जरूरत है जो फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज के ऊपर काम करते हैं। आप SDGs के जो गोल्स हैं उसके ऊपर काम करना है। तो ये तमाम चीजों को यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स छोड़नी होगी और आवाम दोस्त काम करना होगा, जिससे आप IMF को, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज को, दीगर इदारों को भी साथ लेके चले और पाकिस्तान के अंदर से भी रेवेन्यू कलेक्शन करें ताकि चीजों को की बेहतरी हो सके। अच्छा जुल्फ़िकार अली बदर साहब, क्या लगता है मखलूत हुकूमत के पास ऐसा कोई इस वक्त अलादीन का चिराग है जो इन तमाम तर मसाइल और ये जो सिचुएशन है इस पर काबू पा लेगा? देखिए, चिराग किसी के पास नहीं होता। आपको जो है, यू हैव टू हैव अ विजन। आपके पास विजन होता है और उस विजन तो तमाम जमातों के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने इलेक्शन में मैनिफेस्टो के 10 पॉइंट्स दिए थे, अब देखें तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो पीपल्स पार्टी की है या नहीं भी है, फेडरल गवर्नमेंट जिसमें पीपल्स पार्टी की जो सपोर्ट से बनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की उस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन तमाम के तमाम लोग, चाहे वो सोलर एनर्जी के ऊपर मामलात हों, किसान कार्ड के ऊपर हों, लेबर कार्ड पे हों, सेहत पे हो, एजुकेशन पे हो, सारे उन्हीं लाइंस पे काम कर रहे हैं। ये है विजन। अच्छा, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। क्या लगता है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का क्या मुस्तकबिल दिखाई देता है? क्या आपको ये लगता है कि वहाँ गवर्नर राज लगने जा रहा है? नहीं, गवर्नर राज नहीं लगेगा खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर KP को जो है वो होश के नाखून लेने पड़ेंगे और बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। और अगर उनके वो जो 200 बिलियन से ज्यादा डिमांड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत के जरिए उनको वो सूबे के जो पैसे हैं वो लेने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर वो समझे कि वो मौला जट बन के या गब्बर सिंह बन के पैसे ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सियासी बातचीत होती है, आपको सियासी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ ही बातचीत का हल निकालना पड़ता है। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, आप टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। ज़ुहैब आज़म साहब, आपकी जानिब आऊँगा। क्या लगता है, क्या इस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर दिखाई देते हैं? इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान कुछ लोग हैं जो एक पेज पर है, बाकी जो लोग हैं वो अपनी अपनी सोच के मुताबिक, आइडियोलॉजी के मुताबिक काम कर रहे हैं। सही, मतलब तलखियां हैं, बिल्कुल तलखियां। और मेरे ख्याल से अब ये पाकिस्तान एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है कि जहां इन सब को होना ये चाहिए था कि अब जितना पाकिस्तान जो है मेच्योरिटी की तरफ जा रहा था, तो हमारे इदारे भी उतनी मेच्योरिटी की तरफ जाते। लेकिन लम्हे फिक्री है कि पाकिस्तान आज 75 साल का हो गया, लेकिन हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया और पाकिस्तान के जो बाकी इदारे हैं उसमें वो मेच्योरिटी नज़र नहीं आती। और जो पाकिस्तान के लिए भी एक मेरे ख्याल से ख़तरनाक बात हो सकती है कि हमारी जो अदलिया इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो ऐवान है, अवामी जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी वो मेच्योरिटी अभी तक नहीं बन पा रही जो पाकिस्तान के बनने के बाद से अब तक बननी चाहिए थी। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, क्या समझते हैं, क्या पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ये जो तलखियां हैं ये कब तक खत्म हो जाएंगी? देखिए, ये तो पार्लियामेंट के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनको ये आपस में बैठ के बातचीत के जरिए मामला को, ये कोई भी बंदा रूल आउट नहीं कर सकता। ये पॉलिटिकल रवैये ठीक होंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर कोई पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाएगा तो वो चीजों को लिंगर ऑन करेगा। इसका मतलब है वो मुल्क और मुल्क के अवाम से सिंसेयर ही नहीं है, जो चीज आपको नजर आ रही है वक्ती तौर पे। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, जो महाज़ाराई शुरू हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के जो सूबाई वज़रा हैं उनकी जानिब से एक नई जो है वो जंग शुरू हुई है, तबले जंग बजा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के ख़िलाफ़। तो सर क्या कहते हैं, क्या के इलेक्ट्रिक और बिजली की जो दीगर तकसीम कार जो कंपनियाँ हैं वो क्या अब अपना क़िबला दुरुस्त करने जा रही हैं? देखिए, करना ही पड़ेगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, क्योंकि ये अवाम दोस्त पॉलिसीज नहीं बना रही हैं, लोगों को तंग कर रही हैं, आए दिन बिजली के रेट बढ़ाती जा रही हैं। ये हुकूमतें जो होती हैं ना, ये दे आर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल, ये हुकूमत के अंदर जो होती हैं, ये लोगों को रिलीफ देती हैं, सब्सिडी देती हैं। लेकिन अगर आप सब्सिडी नहीं दे सकते, आपको ऐसा अपना रेट तय करना है
और जो हुकूमत के ये जो इन कंपनियों के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो मिलके बिजली चोरी कराते हैं और लाइन लॉसेस करवाते हैं, उनको आप एड्रेस करें। आपको अपना हाउस इन ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, ताकि ओवरऑल मुल्क के अंदर जो बिजली जो बिल दे रहा है उसी के ऊपर सारा नुकसान डाली जा रहे हैं। चोरी करने वाले का भी बिल वही दे रहा है जो बिजली का बिल रेगुलर दे रहा है, तो ये तो उसके साथ ज्यादती है। बिल्कुल। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, दो सवाल आपके आगे रखूंगा और का और की का ही उसमें फ़र्क होगा। क्या पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करने जा रही है या इस्टेब्लिशमेंट क्या पीटीआई से बात करने जा रही है? ना, इस्टेब्लिशमेंट तो बात करना नहीं चाह रही, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई वालों को कहा है कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत करें, लेकिन पीटीआई की ख्वाहिश यही है कि वो जैसे 2018 में इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आए थे, वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत करके हम जो है मामलात को तय कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़ुहैब आज़म साहब, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्या लगता है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट भी उनसे बात करने के मूड में है इस वक्त? मेरे ख्याल से तो दोनों बातें बिल्कुल ऐसी हैं, क्योंकि कराची के जो रहने वाले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के तमाम रवैये देखे हुए हैं, और पीटीआई ने जो करा, पाकिस्तान की सियासत में जो तशद्दुद की सियासत को परवान चढ़ाया, उसके बाद कोई भी जी शऊर इंसान, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान उनसे बात करने मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए। मतलब आप बात क्या करना चाहते हैं? आप बात इस वजह से करना, आप ये करना चाहते हैं कि उन्होंने आपके शोधा की जो है वो इज्जत पामाल की और अब उसके बाद उनसे बात की जाए। पहले तो वही जो बात DGISPR ने की कि माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो माफ़ी खुलेआम मांगनी चाहिए, और इस बात को अब मेरे ख्याल से कैटेगोरिकली जो है वो मुस्तरद करना चाहिए आवाम की तरफ से। देखें, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई भी शख्स जो है वो किसी शख्सियत के हवाले से कुछ बात ना कहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं जिसकी सज़ा कराची वालों ने भी देखी है। कराची वालों ने भी इस तमाम मसाइल को देखा है कि जब कराची के अंदर रेंजर्स ने ऑपरेशन करके कराची के मुख्तलिफ शहरियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद आज तक उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कराची के लोगों से जो गिरफ्तार हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे ही आज इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग जो है वो अगर उनके पास सिर्फ मोबाइल पर या ट्विटर के अंदर हैशटैग ट्रेंड पर लाने की पावर है, तो उसके ऊपर इनसे बात करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत मतलब होगा। ये कहना गलत नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले कराची वालों से भी बात, पहले कराची वालों से बात। ठीक है। ज़ुहैब आज़म साहब, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ और प्रोग्राम के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। प्रोग्राम खबर की खबर का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब पहुँचा है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।